देश प्रदेश की आर्थिक हालत की महामारी की मार से महाजंग चल रही है और यह जंग बिल्कुल भी आसान नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। ऐसा कोई वर्ग नहीं है जो कोरोना काल से प्रभावित न हुआ हो। हर धड़ा पटरी पर लौटना चाहता है, उद्योग जगत भी। ऐसे में प्रदेश के आने वाले बजट से सबकी अपनी अपनी उम्मीदें हैं, पर हालात क्या उनकी उम्मीदों को पूरा कर पाएंगे या फिर कितना पूरा कर पाएंगे, ये 24 फरवरी को सामने आएगा। तो चलिए आज खंगालते हैं अपनों बजट से उद्योग जगत की आस। स्टेट बजट से उद्योग जगत को उम्मीद। कोरोना काल के चलते ज्यादा राहत चाहते हैं व्यापारी। स्टेट बजट में उद्योग जगत को मिलेगी बड़ी राहत। कोरोना के कारण लगे लॉकडाउन के कारण प्रदेश के उद्योग जगत को बहुत नुकसान उठाना पड़ा है। प्रदेश का उद्योग जगत सरकार से राहत की उम्मीद कर रहा है। प्रदेश का उद्योग जगत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से भी खासी उम्मीदें लगाए बैठा है। छोटे व्यापारियों को उम्मीद है कि सीएम उनके लिए विशेष रियायतें देंगे। रिटेल इंडस्ट्री, रियल एस्टेट, गारमेंट्स इंडस्ट्रीज, जेम्स एंड ज्वेलरी और स्टार्टअप सेक्टर को बजट से काफी उम्मीदें हैं। राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम में विशेष प्रावधान किए जाएं। स्टार्टअप पॉलिसी में नई छूट दी जाए जिससे नए स्टार्टअप को बढ़ावा मिले। स्टाम्प ड्यूटी में छूट दी जाए जिससे रियल एस्टेट सेक्टर को बढ़ावा मिले। वेयर हाउस को इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए। गारमेंट्स और कपड़ों पर टैक्स को तर्क संगत बनाया जाए। जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री को विशेष पैकेज मिले। वैट में लोगों को आगामी राज्य बजट से बहुत आशाएं हैं। यह आशा है कि वैट की एक एमनेस्टी स्कीम राज्य सरकार अनाउंस करेगी जिसमें कि पेनल्टी और इंटरेस्ट की पूर्ण माफी होगी और टैक्स में भी कम से कम 50 से 70% तक छोटे और बड़े डीलर्स के अनुपात में छूट दी जाएगी। सर्विस टैक्स और इनकम टैक्स में ऐसी छूट आ चुकी है और व्यापारी, इंडस्ट्री और सभी जो रजिस्टर्ड डीलर्स हैं वो ये उम्मीद करते हैं कि राज्य सरकार उनका अनुसरण करेगी और जो वैट एमनेस्टी स्कीम लाई जा रही है उसमें कर में भी छूट प्रदान करी जाएगी। प्रदेश का उद्योग जगत एमनेस्टी स्कीम लागू करने की मांग कर रहा है। हर बार इसकी घोषणा की जाती है लेकिन इसे लागू नहीं किया जाता। ऐसे में इस बार उद्योगपतियों और व्यापारियों की मांग है कि इस बार इस स्कीम को जल्द लागू किया जाए जिससे जीएसटी से पहले के सभी लंबित प्रकरणों का निस्तारण हो सके। इसके साथ ही ई वे बिल की बाध्यता 1 लाख से अधिक के माल पर की जाए। वहीं इस साल रीको में डेवलपमेंट चार्ज को नहीं बढ़ाया जाए। लंबित एमनेस्टी स्कीम को लागू किया जाए। ई वे बिल की बाध्यता 1 लाख रुपए के माल पर लागू की जाए। बैंक और लोन गारंटी में अधिकतम 25 लाख रुपए तक के स्टाम्प की सीमा को कम किया जाए। राजस्थान का स्टेट बजट 2021-22 का माननीय मुख्यमंत्री जो वित्त मंत्री के रूप में पेश करेंगे। हम व्यापारी उद्यमियों को पिछला पूरा साल कोरोना के कारण सबसे ज्यादा नुकसान व्यापार उद्योगियों को उठाना पड़ा है। ऐसे में हमें कई आशा है कि हमारा व्यापार उद्योग के लिए राजस्थान का जो बजट आएगा वो आशाओं वाला होगा। सीएम गहलोत प्रदेश के विकास के लिए दिन रात जुटे हुए हैं। उद्योग जगत को बड़ी उम्मीद है कि इस बजट में बड़े ऐलान होंगे, लेकिन देखना होगा बजट में इंडस्ट्री को क्या कुछ मिलता है। सचिन कुमार, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। तो हालात क्या है ये किसी से छिपे नहीं है और तमाम तरह की मांग है कारोबारी धड़े की, उद्योग जगत की, क्योंकि कई ऐसे कारोबार रहे हैं जो कोरोना काल से बुरी तरह प्रभावित हुए। कुछ छोटे कारोबारी ऐसे भी रहे जिन्हें अपना कामकाज रोकना पड़ा। अब वो दोबारा से खड़े होना चाहते हैं। तो स्टार्टअप को लेकर भी बात हो रही है कि अगर स्टार्टअप को बढ़ावा मिल सकता है तो बेहतर होगा। इसके अलावा बहुत अहम चीजें इसमें हो सकती हैं क्योंकि 24 फरवरी को ये पिटारा खुलेगा तो तब मुहर लगेगी कि किन किन चीजों पर
कितनी आस पूरी हो पा रही है, क्योंकि बजट की तैयारियां अंतिम दौर में है। अधिकतर जो प्रस्ताव है वित्त विभाग के खातों में, उन पर स्वीकृति की मोहर लगी है, प्रिंट होने की तैयारी में है। बस क्या इसमें आता है, खासकर जो अहम बात हम यहां पर कहना चाहते हैं वो ये है कि डेस्परेट टाइम्स डेस्परेट एफर्ट्स मांगते हैं, और ये डेस्परेट टाइम्स हैं। ऐसे में किस तरह के डेस्परेट एफर्ट्स मिलते हैं, क्योंकि आर्थिक जगत ने और प्रदेश की आर्थिकी ने जो झटका झेला लॉकडाउन पीरियड में, कोरोना काल में, महामारी की वजह से, उससे न केवल उबरना है बल्कि एक बार फिर पटरी पर लाकर तेजी से दौड़ाना है। यह कोई छोटा टास्क नहीं है। दशकों में कोई एक वक्त इस तरह का आता है जब दशकों में पहली बार जैसे एफर्ट की जरूरत होती है, और यही वो वक्त है। देखना होगा कि क्या प्रदेश सरकार किसी तरह का बोल्ड बजट ला पाती है, क्योंकि कहा जाता है कि जब पहला जो बजट किसी भी सरकार का होता है वो गिफ्ट्स के आसपास होता है, और आखिरी बजट पूरी तरह चुनावी बजट की ओर झुकता महसूस होता है। ऐसे में बीच के जो बजट होते हैं, खासकर तीसरा बजट जो कि ये रहने वाला है, उसमें कोई कदम उठाए जा सकते हैं। चलिए, जो गेस्ट पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। गजेंद्र लुणीवाल जी, अध्यक्ष हैं होटल एसोसिएशन ऑफ जयपुर के। टीआर भंडारी जी, एमडी हैं सिनको के, सिनको इंडस्ट्री जोधपुर। बनीचंद जैन जी, अध्यक्ष हैं अराठिया के। और हरीश केडिया जी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष जयपुर व्यापार महासंघ के। आप सभी का स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। टीआर भंडारी जी, आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। ये तीसरा बजट जो होता है वो बोल्ड स्टेप्स का बजट हो सकता है अगर सरकार चाहे तो। किस तरह के बोल्ड स्टेप्स आप उम्मीद कर रहे हैं इस बार? टीआर भंडारी जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? लगता है उनसे मेरा संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो अब देखिए, जिस तरह के ताजा सियासी हालात हैं, ये तो गैस करना इजी है कि किसानों को संबल देने वाला बजट लाने की ओर सरकार का ध्यान पूरी तरह से रहेगा। हो सकता है नौकरियों के अवसर अनलॉक हो, लेकिन उद्योग जगत की उम्मीदें किस तरह से पूरी कर पाता है ये बजट देखना होगा। एक बार फिर कोशिश करते हैं हमारे गेस्ट से बातचीत की। टीआर भंडारी जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? आवाज गूंज रही है सब बहुत। अच्छा, आपकी आवाज बहुत गूंज रही थी। मेरा निवेदन इस मामले में ऐसा है कि आज आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग की आवश्यकता है। हाँ। अगर सरकार सिर्फ एक कदम उठाए और रिको को आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग में ले आए तो राजस्थान में 1 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट बड़ी आसानी से हो सकता है और पूरी इकोनॉमी के अंदर टर्न अराउंड आ सकता है। आज जो ट्रांसफर्ड इंडस्ट्रियल एरिया है, ऐसे इंडस्ट्रियल एरिया जो शहरों के मध्य में आ गए हैं, उनकी जमीनों का सम्यक उपयोग नहीं हो पा रहा है। वो इंडस्ट्रीज ना तो पूंजी खड़ी कर पा रही है, न उनके पास उचित मात्रा में भूमि बची है कि वो उस भूमि पर अपना एक्सपांशन कर सकें, क्योंकि रिको के नियम इतने पुराने और ऑब्सोलीट हो चुके हैं कि उन नियमों के आधार पर अब कोई कार्य उन पुराने औद्योगिक क्षेत्रों में परिवर्तन के साथ संभव ही नहीं बचे। आज की तारीख में आवश्यकता ये है कि जो औद्योगिक क्षेत्र अर्बन एरियाज के बीच में आ गए हैं, कम से कम वहां पर थोड़ी बहुत फ्रीडम दी जाए, जैसे कि आप सॉफ्टवेयर पार्क लगा सकें, कॉल सेंटर लगा सकें, हॉस्पिटल लगा सकें, होटल्स लगा सकें, एंटरटेनमेंट सेंटर लगा सकें, ऑर्गेनाइज्ड रिटेल मॉल लगा सकें, कोचिंग सेंटर्स लग सकें। अगर ये सब परमिशंस दी जाए और खुलकर दी जाए और साथ में मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स बनाने की भी परमिशन दी जाए और उसके लिए जजिया के तौर पे कन्वर्जन चार्जेस नहीं लिए जाए, तो इसका नतीजा ये होगा कि जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री जो वहां पर खड़ी है, थोड़ी बहुत चल रही है या एक्सपेंड करने के लिए उनके पास स्थान नहीं है, वो उस जमीन से अपनी नई पूंजी खड़ी कर पाएंगे जो प्रमोटर्स फंड के तौर पे काम आएगी।
और वो लोग उसी पैसे से बाहर जाकर अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी के साथ बड़ी स्केल पर नए उद्योग खड़े कर पाएंगे। इससे दुतरफा लाभ होगा। एक तरफ तो वो जमीन है जो काम नहीं आ रही है, उन पर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी पूरे जोर शोर से चालू हो जाएगी, और दूसरी ओर जो इंडस्ट्री वहां से शिफ्ट करेगी वो इंडस्ट्री नए सिरे से इन्वेस्टमेंट करेगी। नतीजतन पूरी इकोनॉमी एक वर्चुअस साइकिल में आ जाएगी। अभी हम विशियस साइकिल में हैं। उस विशियस साइकिल को तोड़ने के लिए एक वर्चुअस साइकिल की आवश्यकता है, और उसके लिए जो रिको के माध्यम से या इवन डेवलपमेंट अथॉरिटीज के माध्यम से छोटी छोटी रेवेन्यू देखी जाती है, कन्वर्जन चार्जेस के नाम पे, या बिल्डिंग बायलॉज जो बहुत ही पुरातन किस्म के हैं, जहां मल्टी स्टोरीड की परमिशंस आज भी एक किस्म का टैबू है, उन सबको हटाने की बहुत आवश्यकता है। अगर ऐसा किया जाता है तो बहुत तेजी से विकास की संभावनाएं राजस्थान में बन जाएंगी। ठीक है, मोटे तौर पर मैं इसी चीज की बात भी कर रहा था कि बोल्ड स्टेप्स अगर उठाने हैं तो ये परफेक्ट टाइम है, क्योंकि तीसरे बजट पर ये सरकार पर दबाव नहीं होता कि उसे चुनावी बजट बनाया जाए। गजेंद्र लूणीवाल जी, आपके पास भी मैं आऊं तो अब देखिए, वो पुराना दौर आने में तो अभी भी काफी समय लगना है। जब इन्फ्लक्स होगा टूरिस्ट का, होटल्स गुलजार होंगे, ऐसे में संबल तो चाहिए होटल एसोसिएशंस को भी, होटल्स को भी। आपकी क्या उम्मीदें हैं इस बजट से? हमारी उम्मीद यह है कि होटल इंडस्ट्रीज राजस्थान में सबसे ज़्यादा अर्निंग ऑफ सोर्स का मुद्दा है। तो उसमें क्या है कि जीडीपी 22% होटल इंडस्ट्री से मिलती है। आज 50 लाख लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट होटल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, जबकि सरकार की तरफ से जो वादे किए गए थे कि बिजली का बिल फिक्स चार्ज बंद कर देंगे और आपको फैसिलिटी देंगे, जो आज तक भी इन्होंने कोई, ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट सोच रही है ना स्टेट गवर्नमेंट सोच रही है, और इंडस्ट्रीज पूरी धरातल पे आके गिर गई। तो हम निवेदन करते हैं हमारे मुख्यमंत्री जी से कि हमारी तरफ सोचा जाए। इसके अलावा होटल इंडस्ट्री जी शुरू से कभी भी बजट क्लास होटलों को न तो जमीन अलाट करी न और कुछ, अपनी ही कोशिश से होटल इंडस्ट्री के जो होटल है बजट क्लास जो अपने अपने हिसाब से तैयार करी है। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जो होटल इंडस्ट्रीज है जिसको लैंड यूज चेंज कर दे तो उससे बैंक हमारे को लोन देगी तो उसको अपग्रेड करेंगे, उससे राजस्थान की एक शान होगी, बढ़ोतरी होगी कि भाई चलो होटल इंडस्ट्रीज में फैसिलिटी ज़्यादा मिली तो भविष्य में बिजनेस भी काफ़ी बढ़ेगा, टूरिस्ट भी खूब आएगा। अब आज होटल इंडस्ट्रीज में जो बजट क्लास होटल है वो 80% जितना टूरिस्ट आता, फॉरेनर्स आओ चाहे इंडियन आओ, 80% सर्वाइव यही करती है पूरे राजस्थान के अंदर। तो और जैसे बिजली के बिल है, और आज की तारीख में हमारे पास सैलरी देने के लिए भी नहीं है, होटलें 20% बंद पड़ी हुई है, उसके बावजूद भी रोज़ हम इनसे अधिकारियों से मिलते हैं, मंत्रियों से मिलते हैं, कोई सुन नहीं रहा। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई हमारी बात सुनी जाए। ऐसे ही बार के बारे में, बार की स्थिति यह है कि पूरे लॉकडाउन पीरियड में बार बंद रहे, फिर जब लॉकडाउन खुला तो इन्होंने 7 बजे तक का टाइम कर दिया, जबकि 7 बजे बाद तो कोई गेस्ट बार के अंदर आएगा ही नहीं। और जबकि इन्होंने निकाला था बीच के अंदर जो कम उठाओ कि हम फीस नहीं लेंगे और कोई अधिक चार्ज नहीं करेंगे, बाकी अब वापस से डिमांड इन्होंने चालू कर दी। आश्वासन तो काफ़ी देते हैं, बाकी ये इसको इम्प्लीमेंट नहीं करते। और एक सबसे बड़ी जो मार आज की तारीख में चल रही है डीजल पेट्रोल की, इससे और भी स्थिति खराब हो गई है। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई डीजल पेट्रोल पे जो भी टैक्स जितनी भी छूट दे सके तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, हरीश केडिया जी, पेट्रोल डीजल वाली बात जो गजेंद्र जी ने की, उसका डायरेक्ट इंपैक्ट आप लोगों पर भी पड़ता है? हाँ, निश्चित तौर से। तो क्या सोच रहे हैं आप? पेट्रोल डीजल महंगा होगा तो आप एक बात का विशेष, निश्चित तौर से हमारा राजस्थान का बजट आने वाला है और हम सभी व्यापारी इस बात को बहुत ही गहराई से सोच रहे हैं कि कोविड काल के पश्चात जिस तरीके से व्यापारी वर्ग चरमरा करके टूट गया था, अब उसको वापस से कैसे खड़ा किया जाए, उसका व्यापार उद्योग इंडस्ट्री कैसे वापस से डेवलप की जाए। क्योंकि पेट्रोल और डीजल इसकी में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। अगर ये महंगे हो जाएंगे तो आप निश्चित मानिए कि हमारी सड़क पे चलने वाली कारें, गाड़ियाँ, बसें और जो सामान लोड करके जितना भी
बाई रोड ट्रांसपोर्ट होता है वो महंगा हो जाएगा, तो निश्चित तौर से महंगाई बढ़ेगी। नहीं तो इस बजट में आप अपना सर्वाइवल देख रहे हैं या अपनी प्रोग्रेस देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं आप? क्या लगता है आपको, क्या आएगा इस बजट में आपके लिए? हम इसमें इस बजट से हमको हमारा सर्वाइकल भी देखना चाहिए और हमारी प्रोग्रेस भी देखनी चाहिए। मैं आपसे निवेदन करूं कि आज जैसे जेम्स एंड ज्वेलरी को भी हम लेते हैं, तो आप देखिए कि हमारे जेम स्टोन पर 0.25% जो है टैक्स है, लेकिन अगर उसी स्टोन को हम किसी गोल्ड या चांदी में लगा देते हैं तो 3% टैक्स लग जाता है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी जो है टैक्सेशन को लेकर के बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात है। चाहे फैशन ज्वेलरी हो उस पर भी 3% है। तो मेरा मानना है कि राजस्थान सरकार को भी इस पर बहुत ही एक अच्छे मन के साथ इस पर अपना विशेष ध्यान आकर्षित करना चाहिए, और जेम्स एंड ज्वेलरी पर जो 3% का टैक्स है उसको भी इसको 1% से ज़्यादा नहीं रखना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। और इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हम होटल और रेस्टोरेंट के लिए, जैसे आदरणीय भाई साहब ने भी बोला, तो आप निश्चित मानिए कि राजस्थान कृषि प्रधान देश है, यहाँ की ज़मीनें कृषि में डेवलप है, और अगर इन्हीं ज़मीनों को हम इनका चेंज सरकार के द्वारा, नगर निगम के द्वारा जो एक पॉलिसी है वो अगर ढंग से हो जाती है, तो आज जैसे 3 बीघा के अंदर आप किसी भी कृषि पे जाकर के शादी ब्याह के लिए आप कोई वो बना सकते हैं, होटल रेस्टोरेंट बना सकते हैं, लेकिन उससे छोटे पर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो मेरा मानना है कि सरकार को अगर होटल इंडस्ट्री को डेवलप करना है और कृषि भूमियों को डेवलप करना है और रोजगार के रास्ते खोलने हैं, तो इसे 1 बीघा का जो है इस पर विशेष सिस्टम होना चाहिए कि अगर आपकी कृषि भूमि 1 बीघा है तो आप उस पर होटल रेस्टोरेंट या छोटी छोटी कोई भी इस टाइप की इंडस्ट्री ला सकते हैं, जिससे कि नए लोगों को व्यापार मिल सके। ठीक है बनेचंद जी, चूंकि कृषि की बात निकल ही गई है, और जिस तरह देखिए अब कई सारी चीजें एक साथ हो रही हैं, जिस तरह का अभी सियासी परिप्रेक्ष्य बना हुआ है, ऐसे में ये तो तय है कि इस बजट में कृषि और कृषि से जुड़ी चीजों पर सरकार को फोकस जरूरत से ज्यादा तो करना ही है। ये एक सियासी बात है, लेकिन वो हमें दिखेगा। ऐसे में सबसे ज्यादा उम्मीदें तो होनी चाहिए आप लोगों को भी। देखिए साहब, हमें जो उम्मीद है मोटा मोटी 3 साल से हम एक ही मांग करते आए हैं इस सरकार से। ये तीसरा बजट ये पेश कर रहे हैं। एक तो हमें ये जो इन्होंने सेज इंडस्ट्रियल एरिया बनाया है, जो बताते हैं एशिया का सबसे बड़ा एरिया है। ये राजस्थान में यदि अभी तक 15 साल हो गए, यदि ये डेवलप हो चुका होता तो करोड़ों की रेवेन्यू जीएसटी के हिसाब से राज्य सरकार को मिलती, परंतु राज्य सरकार क्या पता क्या बात है सजग क्यों नहीं है इस बारे में। हमने कहा था वहाँ हमारे उद्योग एक भी नहीं लगा है, 80 से 90% प्लॉट आज भी खाली है। उसकी वजह ये रही है, वहाँ न तो सड़क है, न पानी है, न गटर लाइन है, न हॉस्पिटल है। तो जब ऐसी आधारभूत सुविधाएं वहाँ पे नहीं होगी तो हम लोग उद्योग वहाँ पे लगाएंगे कैसे। मैंने भी वहाँ पे एक प्लॉट ले रखा है इंडस्ट्रियल एरिया में सेज के अंदर, परंतु वहाँ पे कोई आधारभूत सुविधाएं नहीं है। हम अपना कच्चा माल लेके सेज में पहुँच नहीं सकते, और वहाँ से वापस पक्का माल हाईवे तक ला नहीं सकते। ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा वहाँ पे है नहीं। वहाँ पे जब आधारभूत सुविधाएं नहीं हो गई तो सरकार के सिर्फ इंडस्ट्रियल एरिया सेज काटने से होगा क्या। हमारी सरकार से बार बार यही मांग रही है कि आप इसको डेवलप करो। इसके सेक्टर रोड जो बने हुए हैं 200 फीट 100 फीट के, कम से कम उसको तो हाईवे से जोड़ दो। जब तक उसको तुम हाईवे से नहीं जोड़ोगे, जब तक ये मान के चलो वहां पे कोई भी उद्योग लगेगा नहीं। ठीक है। दूसरी हमारी इसमें एक मोटी मांग थी जो राज्य सरकार के अधीन है। हमने कहा ई वे बिल, जो सभी एसोसिएशन तकरीबन ये मांग कर रही है कि इसकी सीमा 1 लाख तक की जाए। पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र तमाम राज्यों में इसकी सीमा 1 लाख है। 1 लाख तक का इंटर स्टेट यदि आप माल बेचते हो तो 1 लाख रुपए तक आपको ई वे बिल बनाने की जरूरत नहीं है, परंतु राजस्थान में अभी भी 50,000 है। सरकार यदि इस तरह उदासीन रहेगी तो विकास को ब्रेक लगेगा। यदि आज इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर उद्योग लगते हैं तो देखो बेरोजगारी भी मिटेगी, रेवेन्यू भी मिलेगा, ट्रांसपोर्टेशन भी बढ़ेगा। वहाँ पे एजुकेशन के बहुत से इंडस्ट्री लगी हुई है, स्कूलें लगी हुई है, कॉलेज है, वो भी वहाँ पे चूंकि सेज के बिल्कुल बरोबर में है, सेज के अंदर ही है, तो वो भी चल निकलेगी। परंतु ये सब चीजें चलेगी जब आधारभूत सुविधाएं आप उनको दोगे।
एक खटवाड़ा रोड है, मैं आपको उदाहरण देता हूं। तो आप ई वे बिल की बात कर रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि वर्तमान में 50,000 रुपए की वैल्यू कम हो गई है या फिर क्या हुआ है? नहीं तो बाकी राज्यों ने जब 1 लाख रुपए ई वे की वैल्यू कर रखी है, तो राजस्थान को क्या लगा है? वो 50,000 के बाद में 50,000 तक भी अमाउंट हो जाती है तो ई वे बिल इश्यू करना पड़ता है। और ये कोई केंद्र सरकार से इनको परमिशन लेने की जरूरत है नहीं। दूसरी हमने इनके सामने मांग रखी थी कि किसानों को यदि आप फायदा देना चाहते हो तो पुरजोर शब्दों में जीएसटी काउंसिल में यह मांग उठाई जाए कि इस पे टैक्स 5% किया जाए सिंचाई उपकरण पे, जो राजस्थान पे जीएसटी से पहले 5% ही इस पे टैक्स था, परंतु अभी इस पे टैक्स 18% है। अब 31,000 50,000 लाख रुपए का पंप खरीदेगा तो 18-20 हजार रुपए यदि वो किसान टैक्स ही दे देगा तो क्या करने के लिए फिर हमसे माल खरीदेगा? वो तो बिना बिल जाके एडजॉइनिंग स्टेट से कहीं से ले आएगा माल। न हमसे वो पैनल खरीदता है, न हमसे वो स्टार्टर खरीदता है, न हमसे वो वायर खरीदता है, सब पे 18% टैक्स है। हाँ, ये बात टीआर भंडारी जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, इकोनॉमिक मैनेजमेंट को सुधारा जाना बेहद जरूरी है। वो हमेशा से प्रदेश का बहुत अच्छा तो कभी नहीं रहा, कभी ओके लेवल पर रहा हो तो रहा हो, बहुत अच्छा तो कभी नहीं रहा। और दूसरा, हमें प्रैक्टिकल थिंकिंग के साथ भी जाना होगा, क्योंकि सरकार के ऊपर ढेर सारा कर्जा है, उसे भी पैसे चाहिए। चलिए, पिछली बार टैक्स नहीं लगाया था, हो सकता है इस बार भी कोई नया टैक्स न लगाए, लेकिन सरकार को पैसे भी चाहिए। आप देख रहे हैं कोई एक प्रैक्टिकल अप्रोच किसी बोल्ड बजट की इस बार? सर, बजट का कोई बहुत बड़ा असर मैं नहीं समझता कि उद्योगों पर या इकोनॉमी पर पड़ने वाला है। जो मूलभूत मुद्दा है वो है पॉलिसी लेवल का। नीतियों में आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। मेरे को बिजनेस में इंडस्ट्री चलाते हुए, एमएसएमई चलाते हुए 40 साल हो गए, और मैं ये कह सकता हूं कि इन 40 सालों में सरकार फ्रेंडली से अनफ्रेंडली हुई है बिजनेस के लिए। आज की तारीख में इंडस्ट्री लगाना एक किस्म की हर्डल्स रेस है। स्टेट इज नॉट ए फैसिलिटेटर। आप किसी इंडस्ट्री वाले से अगर उनसे, हालांकि इतना साफ गोया कोई हो नहीं हो, वो यही कहेंगे कि वी हैव टू क्रॉस द हर्डल ऑफ गवर्नमेंट टू सेट अप एन इंडस्ट्री। इतने ज्यादा कानून बने हुए हैं, तरह एक बिजली कनेक्शन लेना हो तो उसके लिए इतना झंझट झमेला जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। राजस्थान में बिजली की दरें, अभी ये मेरे पास आज ही बिल आया है, ये बिल बिजली का, इसमें एवरेज जो पर यूनिट कीमत पड़ी है ग्रॉस, वो है 13.5-14 रुपए यूनिट। अब आप चाहते हैं कि राजस्थान के अंदर इंडस्ट्री लगे और वो सक्सेसफुल हो, तो क्या इन बिजली की दरों के ऊपर कुछ हो सकता है? और उसके ऊपर जो अभी सुनने में आ रहा है कि नया एक कानून लाए हैं जिसमें नेट मीटरिंग बंद करने वाले, अगर मैं सोलर पैनल लगाता हूं तो उस पर नेट मीटरिंग हटाएंगे। अगर नेट मीटरिंग हटा देंगे तो सोलर पैनल लगाने का जो उद्देश्य है वो वहीं समाप्त हो जाता है, वहीं खत्म हो जाता है। कुल मिला के यू नीड टू कट द क्लटर। जो क्लटर क्रिएट हो गया है सिस्टम में, सिस्टम अड़चन मित्र हो गया है। कहां अड़चन लगाई जा सके, सुविधा नहीं है। तो देखिए, बात वही है कि देखिए, हम उम्मीदें कई सारी हैं, देखना यही है कि क्या उम्मीदें पूरी होती हैं या किस हद तक पूरी होती हैं। हमें 24 फरवरी का इंतजार करना होगा और एक बार फिर ये तमाम चेहरे हमारे साथ जुड़ेंगे और बताएंगे कि आखिर उनकी उम्मीदें किस हद तक बजट ने पूरी की है। फिलहाल आप सभी का शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए और अपनी अपनी बात रखने के लिए। नमस्कार।